और खबर तफसील से यूपी के बुलंदशहर में दो फरीकैन के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है। इस तशद्दुद में 5 खवातीन समेत 1.5 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने संगीन दफात के तहत 14 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस मारपीट और बदसलूकी का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पथराव की एक वीडियो वायरल हुई थी, क्या कुछ पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है? तो ये खुर्जा में मदनपुर गांव में एक डीजे को जलाने को लेकर ढीमरों और बंजालों को भी विवाद हुआ, जिसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंच के शांति व्यवस्था कायम करा दिया है। 20 लोगों को गिरफ्तार लिया गया है और अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच चुका है, लेकिन हाईकोर्ट के जजेस अब भी सुर्खियों में हैं। कर्नाटक हुकूमत ने तीनों जजों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। आज इस हवाले से बेंगलुरु में वजीर आला बसवराज बोम्मई ने ऐलान किया। वाज़ेह हो कि इससे पहले तमिलनाडु में कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकी दी गई थी। चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला रहमतुल्लाह नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मदुराई में हुए एहतजाज में रहमतुल्लाह ने चीफ जस्टिस के लिए धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद बेंगलुरु के विधानसभा पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मुतसिल जिला रायसेन के थाना सलवानी के गांव चांदपुर खमरिया में बच्चों के झगड़े में हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में 2 लोगों की मौत हो गई है। फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में 50 के करीब लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से कुछ लोगों का इलाज सलवानी और उदयपुर और शदीद तौर पर जख्मी लोगों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेफर किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का फौरी नोटिस लेते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने तशद्दुद में फौत हुए लोगों के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए और शदीद तौर पर जख्मी हरि सिंह और रामजी भाई को 2-2 लाख माली मदद का ऐलान किया। वज़ीर आला ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस इंतजामिया को हिदायत दी है। पुलिस अब तक तशद्दुद के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से गांव में 4 थानों की पुलिस की तैनात किया गया है। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सियासी जमातें मजहब, जात पात और दीगर चीज़ों की बुनियाद पर 24 घंटे बांटने का काम कर सकती हैं। इस काम में मेरी पार्टी समेत तमाम पार्टियां शामिल हैं और मैं अपनी पार्टी को इससे अलग नहीं कर रहा हूं। इसलिए सिविल सोसाइटी को मिलजुल कर रहना चाहिए। बिला तफरीक जात पात मजहब सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और सेकुलर थे। आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार पाकिस्तान और दहशतगर्दी है। इससे हिंदू, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, डोगरा सभी मुतासिर हुए हैं। एक जम्मू कश्मीर हमारी इस मिलिटेंसी की सब तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान और मिलिटेंसी, सब बुराइयां मिलिटेंसी ने एक दूसरे को अलग किया। कई जवान छीन ले, हजारों बेवाएं हुई, लाखों यतीम हुए। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, वो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी मुसलमान थे, सब वो जम्मू के हिंदू थे, चिनाब वैली, रजौरी पुंछ के लिए या यहां जहां हमारे रघुनाथ मंदिर तक भी घुस गए। कोई जगह नहीं रही। कोई आज उसको जरा एक इलाके से जोड़े या कस्बे, वो गलत। सब एक एक जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, डोगरा, नॉन डोगरा, सब उससे प्रभावित हुआ, नुकसान हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज का काम रहेगा 24/7 डिवाइड करना, बांटना, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे। वो मेरी पार्टी हो, दूसरे किसी पार्टी को, रीजनल हो, नेशनल, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। सिविल सोसाइटी को दिशा देना है। उसका वोट देने से कोई मतलब किसी को डाले, वो मैं नहीं कहता किसको वोट डालना, लेकिन हम प्यार से रहकर भी तो वही कर सकते।
अरविंद केजरीवाल की पंजाब के नवंतखब अरकान असम्बली के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। केजरीवाल ने कहा कि आप सबको भगवंत मान की क़यादत में मिलकर काम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि वो रहनुमाई के लिए उनके बड़े भाई के तौर पर हमेशा साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और जिला सदूर के साथ अपनी मीटिंग में कहा कि शिवसेना AIMIM के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि MIM बीजेपी की बी टीम है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद के रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील ने शिवसेना के साथ MIM के साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा है कि शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है और रहेगी। शिवसेना हिंदुत्व से कभी भी इस प्रकार की तड़जोड़ नहीं करेगी। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का विचार बाला साहब ठाकरे जी का स्वीकार किया है और उस विचार को शिवसेना आगे लेकर जाएगी। अगर कोई हमारे राजकीय विरोधक हमारे हिंदुत्व के ऊपर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। खास करके कल से MIM की तरफ से एक ऑफर घूम रही है मार्केट में, उसके सूत्रधार उसके कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। MIM से ना कभी हमारा अलायंस होगा, गठबंधन होगा और ना करेंगे। और आप ही लोग हैं बीजेपी के, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, बंगाल में देखा है। MIM के साथ छुपा अलायंस, गुप्त अलायंस करने वाले आप लोग हैं। कांग्रेस लीडर तारक अनवर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने शरद यादव की पार्टी के इंजमाम, उत्तराखंड में हुकूमत साजी में ताखीर और गुलाम नबी आज़ाद और सोनिया गांधी की मुलाकात पर हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया से खास बातचीत की। शरद जी का अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी का विलय है वो कर रहे हैं आज RJD के साथ। बिहार को अगर देखें तो बिहार में कितना फ़ायदा उनको होगा और कांग्रेस इसको किस लिहाज से दिख रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो शरद यादव जी जनता दल के फाउंडर में से हैं। फिर जनता दल कई भाग में बटा, फिर वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जब पिछले दिनों नीतीश कुमार जी महागठबंधन से निकलकर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जब हाथ मिलाया तो शरद यादव जी ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो इस बात के विरोध में थे कि सांप्रदायिक शक्तियों से जदयू को हाथ नहीं मिलाना चाहिए। उनका ये स्टैंड था। लेकिन नीतीश कुमार फैसला कर चुके थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाई, तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जदयू से। और तब तक वो तटस्थ थे। अब वो दोबारा RJD में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही देश के जाने माने वरिष्ठ नेता हैं। अब उनको फैसला लेने के में वो सक्षम हैं। सर, दूसरा एक सवाल है कि करीब 10 दिन हो गए, नतीजा है वो उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बीजेपी की तरफ से नहीं हो पाया है। सर देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जब बहुमत प्राप्त हो गया, बहुमत के बाद सरकार बनाने में और मुख्यमंत्री तय करने में इतना विलम्ब हो रहा है, तो इससे इस बात को जाहिर होता है कि राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी नामों को लेकर सहमति नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। होली वाले दिन गुलाम नबी आज़ाद की मुलाकात हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष से। उनसे मुलाकात करने के बाद हालांकि उन्होंने कहा कि लीडरशिप कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल का बयान आया था, मनीष तिवारी ने लिखा या फिर संदीप दीक्षित ने कहा, एक तरह से चैलेंज कहने की राहुल गांधी की लीडरशिप को करते रहे ये लोग। नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि लीडरशिप का कोई सवाल ही नहीं उठा। और ठीक है, उन्होंने अपना सुझाव दिया और कांग्रेस अध्यक्ष का ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है, वर्किंग कमेटी भी ये बात कही कि जिसको भी कोई भी किसी तरह का ग्रीवांसेस हो तो वाकई कांग्रेस अध्यक्ष को बता सकता है, व्यक्तिगत रूप से मिल के बता सकता है। सार्वजनिक अब नहीं करना चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए, ये बात हमेशा कांग्रेस लीडरशिप ने कहा है। उत्तर प्रदेश के एक वायरल वीडियो में
बागपत में एक तेज रफ्तार ऑटो पानी से भरे गुब्बारे से टकराने के बाद उलटता हुआ नजर आ रहा है, जिसके हवाले से कोतवाली बागपत का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया से एक वीडियो मौसूल हुआ जिसमें ऑटो पर गुब्बारा फेंके जाने से उलटता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने वीडियो का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़े में 2 ऑटो सवारों को मामूली चोटें आई। मुकदमा दर्ज करने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली बागपत पुलिस को सोशल मीडिया से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें गुब्बारा फेंकने से एक ऑटो की पलटने की घटना घटित होती दिखाई दे रही है। पुलिस द्वारा वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की गई, जिसमें ऑटो सवार 2 व्यक्तियों को हल्की चोटें आई हैं। इस संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की वजह से 2 साल तक सरकारी दफातर का काम मुतासर रहा। इस दौरान महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ने पाबंदियों के बावजूद अपना कामकाज जारी रखा। अकेडमी जल्द ही उदबा, शोरा, सहाफ़ी और असातिज़ा की उर्दू खिदमात के एवज़ साल 2019 और 2020 के लिए अवार्ड से नवाजेगी। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के एग्जीक्यूटिव अफसर शोएब हाशमी से बात की। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शोएब हाशमी साहब। हम इनसे जानते हैं कि मतलब ये 2 साल के अरसे में, क्योंकि इल्ज़ाम ये लग रहा था कि 2 साल के अरसे में जो है वो कुछ काम नहीं हो पाया है उर्दू एकेडमी में, तो क्या वाकई जो कि बॉडी ना होने के बावजूद भी जो है वो कुछ काम कर पाई उर्दू एकेडमी 2 साल के तवील अरसे में? गुज़िश्ता 2 साल जो थे तो वो कोरोना की नज़र हो गए। कोरोना की वजह से हालात इतने ख़राब थे कि तकरीबन सारे दफातर बंद थे। उसके बावजूद भी हमको 10% की अटेंडेंस कंपलसरी थी। हम लोग दफ्तर आते थे 1 दिन और या फिर हफ्ते में 2-3 मरतबा। तो इस दौरान हम लोग, कमेटी नहीं थी, कमेटी डिज़ोल्व हो चुकी थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने दफ्तरी काम को जारी रखा। ख़ास तौर से हमारी जो सेमाही मैगज़ीन है इम्कान, तो उसको हमने उसका शुमारा निकाला, अतिया फैज़ी नंबर हमने निकाला। उसके बाद दूसरा शुमारा जो मराठवाड़ के मारूफ शायर हैं बशर नवाज़, तो उन पर हमने खुसूसी शुमारा निकाला ताकि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और PhD करने वाले तलबा हैं उनको उस ताल्लुक़ से मवाद मिले और वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। ये 2 साल के अवार्ड आप लोग जो दे रहे हैं, ये अवार्ड कौन से हैं, क्या नौइयत के हैं और किन अफराद को दिए जाते हैं? ज़रा इसकी तफसील अगर आप बताएं तो अच्छा होगा। सबसे बड़ा अवार्ड जो उर्दू अकेडमी की जानिब से दिया जाता है वो है मिर्ज़ा ग़रीब अवार्ड, जिसकी रकम 1 लाख रुपये है और ये कौमी सतह पर दिया जाता है। उर्दू अदब की मजमूई खिदमात के पेश नज़र ये अवार्ड दिया जाता है। इसी तरह दूसरा अवार्ड है वली दखनी अवार्ड, जो रियासती सतह पर मजमूई खिदमात जो अंजाम देते हैं उनको दिया जाता है। तीसरा अवार्ड है न्यू टैलेंट अवार्ड, यानी ऐसे उदबा और शोरा जो नौजवान हैं, कम उम्र हैं और बासलाहियत हैं, शायरी कर रहे हैं और नसर लिख रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, तो ऐसे उदबा की हिम्मत अफजाई करने के लिए न्यू टैलेंट अवार्ड दिया जाता है। साथ ही लेआउट डिज़ाइन एक अवार्ड है, जो मैगज़ीन और अखबारात में जो बेहतरीन लेआउट बनाते हैं उनके लिए लेआउट डिज़ाइन अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा खुसूसी अवार्ड दिए जाते हैं जो ऐसे उर्दू का काम करने वाले जिन्होंने बेलौस खिदमत अंजाम दी हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उनके लिए खुसूसी अवार्ड दिए जाते हैं रियासत भर में। साथ ही टीचर्स की हिम्मत अफजाई के लिए तकरीबन 21 अवार्ड टीचर्स के लिए दिए जाते हैं। हालात साजगार हो जाएं तो हो सकता है इस मार्च में उसका ऐलान हो अवार्ड्स का। और जैसे ही पाबंदियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं और अगले साल हो सकता है, अगले माली साल में इसका एक शानदार प्रोग्राम होगा और उसमें ये अवार्ड दिए जाएंगे। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी ने जो है वो 2019 और 2020 के लिए जो है वो अवार्ड के लिए दरखास्तें मंगवा ली हैं और उम्मीद की जा रही है कि 1 माह के अंदर अवार्डों की तकसीम का ऐलान हो और ये तकसीम जो है वो रियासत में उर्दू के रिवाइवल का जरिया बन सकती है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई। गुजरात के बाद कर्नाटक में हिंदू मजहब के मुकद्दस किताब भगवद गीता की तालीम देने के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के जनरल सेक्रेटरी मुश्तबा फारूक ने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत मजहबी अकायद में यकीन रखने वालों का मुल्क है, इसलिए एक मखसूस मजहब की तालीम देने की बजाय दीगर मजाहिब की तालीम भी दी जानी चाहिए। जहाँ तक हुकूमत का स्टैंड है, हम उसमें कोई ऐसा सिनर्जी नहीं देख रहे हैं कि एक फैसला दूसरे फैसले से सपोर्ट करता हो, बल्कि आप आसाम को देखते हैं तो आसाम में रिसेंटली मदरसा बोर्ड को अबॉलिश किया गया है
और ये कहकर भी अबॉलिश किया गया है कि सब दस्तूर जो है वो सेक्युलर है और सेक्युलर एजुकेशन है। तो जो मजहबी तालीम है वो चूँकि सेक्युलर नहीं है, इसलिए स्टेट उसको प्रमोट नहीं कर सकती। एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सब गीता पढ़ाई जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि गीता पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन भारत जो है मज़ाहिब में यकीन रखने वाले अफराद का या तबक़ात का मुल्क है, तो फिर एक मज़हब के साथ साथ दीगर मज़ाहिब की तालीम भी देनी चाहिए। तो आप मज़ाहिब पढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसमें पढ़ाइए कि सिख मत क्या है, जैन मत क्या है, बुद्ध मत क्या है, इस्लाम क्या है, ईसाइयत क्या है, ताकि मुल्क के अवाम एक दूसरे से वाकिफ़ हो सकें। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। स्कूल और कॉलेजों के तलबा को दीनी तालीम से आरास्ता करने की कोशिशें बेंगलुरु में देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु के करीब कंबीपुर में वाक़ मकतब खलील के तहत नौजवानों और बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद ज़बीउल्लाह रहमानी रशादी को कोशिश से गुज़श्ता 1.5 साल से तलबा और तालिबात को दीनी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। इस मकतब का पहला सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। कुरान नाज़रा तकमील करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम किए गए। ये 225 बच्चे हैं, इनमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं, और कॉलेजेस के बच्चे भी आते हैं अपने वक्त को फारिग करके। सुबह और शाम का ये मकतब है। सुबह में एक बैच आती है 6:30 से 8 बजे तक, शाम में 3 से जो है ये सिलसिला शुरू होता है, तो रात के 8 बजे तक ये सिलसिला होता है। हमारे मकतब से मुतासिर होकर 2 और मकतब हम कायम किए हैं। यहाँ ब्रिजवे पनोरमा अपार्टमेंट है, उसमें एक हम कायम किए हैं, और यहाँ करीब में गोलल्ली एक गांव है, वहाँ भी हम कायम किए हैं। तकरीबन वहाँ भी 20 से 22 बच्चे जो है पढ़ते हैं। हमारे यहाँ से उस्ताद वहाँ जाते हैं और उनको पढ़ा कर आते हैं। बड़ी कामयाब कोशिश है जो बाइक वक्त 200 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियाँ यहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और मुख्तसर वक्त में कुरान मजीद को नाज़रा की शक्ल में मुकम्मल किया, और अभी असनाद भी तलबा हासिल किए हैं उलमा किराम के हाथों। तो ये बड़ी कामयाब कोशिश है। काबिल मुबारकबाद है इस मकतब अल खलील के नाज़िम मौलाना ज़बीउल्लाह साहब रशादी और उनके टीम, और माँ बाप भी काबिल मुबारकबाद है जो बड़ी दिलचस्पी लेकर अपने बच्चों की दीनी तालीम की फ़िक्र कर रहे हैं। इस गांव की एक रौनक बदल गई, ताकि बच्चों के हर बच्चा एक इल्म हासिल करने वाला बन चुका ना। और दूसरे टाइम पर बड़ों का भी मदरसा चल रहा है, इसीलिए इस ऐसा जो हर साल होने से सबसे बड़ा फ़ायदा है उम्मत के लिए। वो फ़िक्र हमारे हाफिज़ साहब ने की है, इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जो आज बच्चों का जो जलसा अभी हम लोग एक बयान में सुने कि इस जलसे में 1.5 साल के अंदर 200 बच्चे दीनी इल्म हासिल किए हैं। माशाल्लाह, बहुत सुन के खुशी हुई। इसी तरह हमारे कर्नाटक शहर में और पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह बच्चे दीनी इल्म हासिल करें, यही हमारी तमन्ना है। सियाहती मकाम गुलमर्ग में 16वें स्नो शूज़ नेशनल चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इन मुकाबलों में 11 रियासतों के 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ITBP हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में मर्दों और ख़वातीन के मुकाबले भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुलमर्ग में इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया गया, और इफ्तिताही तकरीब में गुलमर्ग डेवलपमेंट टूरिज्म के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद रहमान, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम जिलानी और दीगर अफसरान मौजूद थे। Started here, we have flagged off here 6th National Snow Championship. Nearly 14 teams are participating in the tournament. 10 are from different states and union territories, and 10 are from defense forces. We would like to invite everybody to come over here and watch the championship, participate in the championship on the sidelines of it, and have the pleasure of it. Snowshoe, I would say, is a common manners game. It's one of the fastest winter sports games that's picking up. If anybody can walk
he can snowshoe walk. If anybody can run, he can snowshoe run. Come, have the pleasure of it, and enjoy the scenery and beauty and slopes of the Gulmarg and the snow. रायचूर में गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रायचूर जिले में फिलहाल 35 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के पेश नज़र लोग दोपहर के औकात घरों पर ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा ठंडे मशरूबात और फलों के कारोबार में भी इजाफा हो गया है, जबकि शहर में जगह जगह मिट्टी के घड़ों का कारोबार भी उरूज पर है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों का कहना है कि मार्च के महीने में दर्जा हरारत में 38 डिग्री तक इजाफा हो सकता है, जबकि अप्रैल में 40 और मई में 42 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड होने की तवक्को जाहिर की गई है। The Indian Meteorological Department, so they have given forecast for the maximum temperature for this summer as during this month. That means during March it may go up to 38 degrees Celsius. In April it may be up to 38 to 39, and May so it will cross 40 degrees Celsius. And also the last 40 years data shows that during this month 38 degrees Celsius average temperature has been recorded, and that may also cross during this present situation. पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन ने फिर एक बार ललकारा है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पीर को ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पेश न होने की सूरत में ऐवान में धरना देने का ऐलान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर स्पीकर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे और OIC की कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया जाएगा, और हम एहतजाजन फ्लोर पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा हक नहीं दिया जाता। बिलावल ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया कि वह गैर जमहूरी रवैया अपना रहे हैं और अब वो ताकत का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन बहरान और रूस की फौजी कार्रवाई का मामला उठाया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा बहरान ने बैनुल-अक़वामी निज़ाम की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान और जापान को मिलकर ज़्यादा मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस में जापानी क़यादत ने यूक्रेन जंग को रोकने के लिए हिंदुस्तान के ताउन पर भी जोर दिया। यूक्रेन में इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए इकट्ठे होने की पेशकश भी की। नकल मकानी करने वाले यूक्रेनी लोगों की मदद के लिए जापान ने यूक्रेन के कई पड़ोसी ममालिक को $100 मिलियन की माली इमदाद का ऐलान किया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, जिन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जापान और मोदी के दरमियान होने वाली बातचीत में यूक्रेन का मसला भी नुमाया था। पीएम मोदी ने यूक्रेन की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया। हिंद बहरुल काहिल के तनाजुर में इस तरक्की के बारे में अपना अंदाजा भी शेयर किया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और 2 अप्रैल को हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर नफ्ताली हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने यह खबर दी है। इम्कान है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी अफवाज की जानिब से पुरअमन शहर मारिउपोल का मुहासरा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को तारीख में रकम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी अफवाज की बर्बरियत को सदियों तक याद रखा जाएगा। ज़ेलेंस्की ने आज सुबह के इब्तदाई औकात के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन हमेशा अमन का अलंबरदार रहा है। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से यूक्रेन के बाशिंदों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जंग की वजह से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ज़राई पैदावार से मुतल्लिक़ अशिया के अलावा ईंधन की कीमतें में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन ने अप्रैल के महीने में कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया। केमिकल, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट के अलावा मुख्तलिफ सनतें बहरान का शिकार हैं। वहीं महंगाई की वजह से कीमतें आम इंसानों की क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आगाज हुआ और आज 26वां दिन है। अफगानिस्तान में हालात रोज़ बरोज़ बद से बदतर हो रहे हैं। अफगानिस्तान में यूनिसेफ की नुमाइंदा
समांता मोर्ट ने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान शदीद तरीन बहरान से दो चार है। 13 बिलियन बच्चों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बर वक्त मदद की ज़रूरत है। 10 में से 8 अफराद आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इन दिनों पोलियो की वजह से बच्चों की अमवात में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता 70 साल से यूनिसेफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है और अफगानी बच्चों को मौजूदा बहरान से बचाने के लिए यूनिसेफ की जानिब से मजीद इक़दाम किए जाएंगे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।